वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? प्लीज़ बताओ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हमारा फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन 4.0 में टॉपिक रहेगा फॉर सी ए सी एम ए एंड सी एस इंटर। तो हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिशन लेवी, क्योंकि लास्ट इसमें हमने आर सी एम कंप्लीट किया। और सेकंड, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये जो है इन सी ए इंटर मई जून एग्जामिनेशन से, मई जून एग्जामिनेशन जो है तब से पहली बार इंट्रोड्यूस किया है ये नया टॉपिक, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों आपको ये बता दूं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अगर आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, जो मैंने ट्रांजिशन बैच दिया था आपको ओल्ड टू न्यू, तो भी आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने जो है कर लिया है, रिवाइज नहीं करना है, तो अकॉर्डिंगली कंपोजिशन लेवी हम आज रिवाइज करेंगे और उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वो आपका डिसीजन रहेगा। पर मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन यही दूंगा कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपका फटाफट बहुत अच्छे से हो जाएगा। डन डना डन डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी पे आ जाओ चार्ट में। यस बेटा, चलिए। तो आप अगर चार्ट में आते हो तो कंपोजिशन लेवी में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सेक्शन 2(6) में दी है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जब आप ले रहे हो कंपोजिशन लेवी में, तो ये डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की सिर्फ कंपोजिशन लेवी की नहीं है। सारा जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, एग्जामिनेशन चैप्टर, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ये ली जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे केस में चलिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, चलो फटाफट, अभी आपके क्वेश्चंस डाउट बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई, आपको सारे टैक्सेबल सप्लाई लेने हैं। दूसरा, आपको एग्जाम सप्लाई लेने हैं। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में नेक्स्ट एक्सपोर्ट हो गए और इंटरस्टेट सप्लाई हो गए। तो एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ये सारे ऑल टैक्सेबल सप्लाई आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या। देखो एक सिंपल वर्ड ले लो, टर्न ओवर आपका क्या होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई होगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाई में आपका इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सारी आपको एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। ओके, और आपको एग्जाम, एग्जाम के 3 सप्लाईज होते हैं। अगर एग्जाम सप्लाई की 3 सप्लाई आपको लिखना है तो वोनली एग्जाम, ओके वोनली एग्जाम, ओके प्लस नील रेट प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब हमारे 6 सप्लाई, कौन से 6 सप्लाई हमारे, ओके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई है और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहे जाते हैं। और ये भी जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा किसी भी चैप्टर के लिए, फिर वो कंपोजिशन लेवी हो, रजिस्ट्रेशन हो, एग्जामिनेशन हो, किसी भी चैप्टर के लिए जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो आपको ये भी सप्लाई लेना है, प्लस आपके एक्सपोर्ट सप्लाई जिसको हम जीरो रेट सप्लाई कहते हैं, और इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पैन, यानी आप जो है स्टॉक ट्रांसफर जो करते हो, ओके स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर अंडर डीडीपी, वो भी आपको लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी कॉम्प्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस, मतलब आप जब एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं लेना है। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त ऑल इंडिया बेसिस पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है। अब इसमें से 2 एलिमेंट आपको एक्सक्लूड करने हैं। कौन से 2 एलिमेंट एक्सक्लूड करना है? ओके, आपके अगर टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूडेड होगा तो जीएसटी को एक्सक्लूड करना है, मतलब सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, उसको एक्सक्लूड करना है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ओके इनवर्ट सप्लाई, ओके इनवर्ट सप्लाईज आपको एक्सक्लूड करना है। आपने जो परचेसेस की वो आपके टर्नओवर में नहीं आएगी। हो सकता है वो आरसीएम में हो सकता है वो आरसीएम में जिसका टैक्स आप दे रहे हो, या फिर वो आरसीएम में नहीं भी होगा तो भी आपका टर्नओवर में आपकी परचेसेस नहीं आएगी। ओके, मतलब आप आरसीएम में जो टैक्स दे रहे हो, आरसीएम में जो टैक्स दे रहे हो यहाँ पे, इवन दो आप टैक्स दे रहे हो पर आपका टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा।
ओके, और दूसरी भी परचेसेस आरसीएम में नहीं भी दे रहे होगे तो भी आपके सप्लाई में वो ऐड नहीं होता है, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाता है। तो ओके, इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम और यहाँ पे टैक्सेस एक्सक्लूड किए जाएंगे। ये तो था एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट। उसके बाद में एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे हमने देखा। दूसरा, टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन। अब टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन ओके यहाँ पे सेम है एज एग्रीगेट टर्नओवर, बस वो है कि यहाँ ऑल इंडिया बेसिस नहीं लिया जाएगा, उस स्टेट से होने वाला टर्नओवर लिया जाएगा। आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन समझ में आई होगी, रिवाइज अच्छे से हो गई होगी, तो ए टाइप कीजिएगा, फटाफट ए टाइप कीजिएगा। देखो, ओके, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। इसमें भी इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम होगा तो आप नहीं लोगे। उसके बाद में एग्जम सप्लाई के तीनों सप्लाई लोगे। एग्जम सप्लाई मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाई ओके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये आप लोगे। तो डेफिनेशन लगभग सेम है, यानी टर्नओवर इन स्टेट लेते वक्त भी आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर है उस तरह से आपको लेना है। अब देखो, एग्रीगेट टर्नओवर पे क्वेश्चनर पे जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे ओके वो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, उसके ऊपर ओके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब एग्रीगेट टर्नओवर और टर्न इन स्टेट में ये जो हाईलाइटेड है ना, ऑल इंडिया पैन बेसिस, ये डिफरेंस आपको मिलेगा। आपको उस स्टेट से होने वाला सप्लाई, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होने वाला ऑल टैक्सेबल सप्लाई, फिर वो महाराष्ट्र से होने वाला ओके यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई क्यों ना हो, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात ओके सेल कर रहा हो, महाराष्ट्र से दिल्ली सेल कर रहा हो, तो वो सप्लाई महाराष्ट्र का माना जाएगा, गुड्स का हो, सर्विस का हो, या महाराष्ट्र से होने वाला एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र से होने वाले तीनों एग्जाम सप्लाई ये टर्नओवर स्टेट में लिए जाएंगे। हाँ, दो सप्लाई एक्सक्लूड हो गए। कौन से दो सप्लाई एक्सक्लूड हो गए? तो यहाँ पे आरसीएम वाला सप्लाई जो आपका इनवर्ड है और आपके टर्नओवर में नहीं आता है, और एक जो है जीएसटी एलिमेंट अगर आपके टर्नओवर में इंक्लूड हो गए तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तीसरा जो है ओके हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस जो नील रेट, वोनली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल। यानी यहाँ जो इन्होंने रेफरेंस लिया है, ये एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस लिया है या ये एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस लिया है। तो जब आप टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई लोगे तो टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई लेते वक्त आपको तीन सप्लाई लेने पड़ेंगे। कौन से तीन सप्लाई लेने पड़ेंगे? नील रेट, वोनली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये आपके कवर हो गए ना। अब कुछ नीचे मैंने स्पेशल कमेंट दिए, ये कमेंट थोड़ा मैं बाद में लेता हूँ। ये हमने एक जनरल डेफिनेशन देख ली। ओके, चलिए एक जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ली है, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवाइजन हो जाएगा, और मैंने अपने रेगुलर बुक में भी ये डायग्राम ली है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। देखिए, जब ओके एक बिजनेसमैन छोटा होता है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद में और बड़ा होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिएगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, रजिस्ट्रेशन का हमने रिवीजन किया था, 10, 20 या 40 इसके नीचे होगा, मतलब जनरल लिमिट 20 लाख, थ्री मनी वाला नाग मुझे दिखा 10 लाख, और कुछ स्टेट में यहाँ पे 40 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जहां तक देखा जाए इतना टर्नओवर होगा तो ये थ्रेशोल्ड तीनों को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, जो भी उनको लिमिट मिलेगी। जब तक आप थ्रेशोल्ड में हो तब तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड, जीएसटी रिकॉर्ड नॉट रिक्वायर्ड, आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी रिटर्न देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, रिटर्न वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन में अब एक ऑप्शन मिलता है, क्या आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो? अगर आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप जो है कम परसेंटेज से टैक्स देना चाहते हो। अब कंपोजिशन लेवी क्या है? कंपोजिशन लेवी ये है ओके, पे द टैक्स टुगेदर एट स्मॉल परसेंटेज। मतलब ये हुआ यहाँ पे ओके, मतलब आपको ये कहना है कि अगर कोई बिजनेसमैन को यहाँ पे स्मॉल परसेंटेज से टैक्स देना है और रिकॉर्ड्स जीएसटी के हिसाब से नहीं मेंटेन करना है, तो वो यहाँ पे ओके कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे सकता है, जैसे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव स्कीम होती है। तो कंपोजिशन स्कीम में जब वो टैक्स देगा, ध्यान सुनिएगा, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देगा तो उसको लिमिट मिलती है। अगर सेक्शन 10(1) की बात करें तो 10(1) की बात करें तो 1.5 CR और 75 लाख, और 10(2)A की बात करें तो 50 लाख।
10 टू ए की बात करें तो 50 lakhs, तो ये कंपोजिशन स्कीम उनको मिलती है। जहाँ कम परसेंटेज ऑफ टैक्स है उनको टैक्स देना पड़ता। इसके कुछ बेनिफिट भी है तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे टैक्स पेएबल एट कंपोजिट रेट, कंपोजिट रेट जो है आपके 1%, 5% और 6% हो सकते हैं। यानी 1%, कुछ रेस्टोरेंट कैटरिंग होता है 5%, और 10 टू ए की स्कीम होगा तो 6% के रेट आपके हो सकते हैं। क्या आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा? यस, क्योंकि इवन दो आप कंपोजिशन स्कीम में हो पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक देखा जाए आप टैक्स देगे कैसे विदाउट रजिस्ट्रेशन? यहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, यहाँ बिल ऑफ सप्लाई होता है। ओके, जीएसटी रिकॉर्ड टू सम लिमिटेड एक्सटेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। आईटीसी सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है कि यू कांट टेक द आईटीसी, ऑल्सो यू कैनॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि आपका बिल ऑफ सप्लाई होता है। बिल ऑफ सप्लाई होने की वजह से ओके आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आप आईटीसी भी नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आप कंपोजिशन स्कीम का आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो गया फिर आप नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो। नॉर्मल स्कीम में आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है। नॉर्मल स्कीम में आपको प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। नॉर्मल स्कीम में आपको आईटीसी भी मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है। ओके, पर कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कस्टमर से टैक्स इनवॉइस टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आप आईटीसी भी ले नहीं सकते। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपका रिटर्न जीएसटीआर 4 में जाता है, एनुअली जाता है। आपको दो रिटर्न देने पड़ते हैं, एक नॉर्मल रिटर्न जो एनुअली होता है और जीएसटीआर 9A जो आपका एनुअल रिटर्न होता है। नॉर्मल रिटर्न भी आपका साल भर का होता है, एनुअल होता है, और एक और एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ता है जीएसटीआर 9A। ओके, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है सीएमपी 08 में, और क्वार्टरली पेमेंट होता है। पेमेंट क्वार्टरली होता है पर रिटर्न जीएसटीआर 4 में एनुअली जाएगा, जिसकी ड्यू डेट होगी 30 अप्रैल। यानी ईयर होने के बाद 30 अप्रैल को आपको जीएसटीआर 4 देना है। जीएसटीआर 4 आपको 30 अप्रैल तक दे देना है, और 9 है आपको 31 दिसंबर तक देना है। ओके, 31 दिसंबर तक जो एनुअल रिटर्न होता है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपको मंथली जीएसटीआर 1, ओके जीएसटीआर 2 नहीं है, जीएसटीआर 3 भी, तो जो आपका मंथली जीएसटीआर 3 भी होगा वो आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम। ओके, यहाँ पे कौन से केस में मिलती है। चलिए, अब कंपोजिशन स्कीम बेटा आगे हम देखेंगे। आपको दो स्कीम है, एक सेक्शन 10(1) की स्कीम और एक सेक्शन 10(2)(a) की स्कीम। तो ये दोनों मैं आपको ग्रेजुअली एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब कंपोजिशन रेट क्या है? ओके, कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन रेट क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझ लो। ओके, अगर अगर आप 10(1) की स्कीम में हो, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर आप 10(1) की स्कीम में हो तो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट जो है वो 1% है, रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए 5% है, और ट्रेडर के लिए 1%। ओके, ट्रेडर के लिए 1% है। और जो 10(2)(a) की स्कीम ले रहा है, यानी जो प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, वहां जो रेट है 6% है। वहां जो रेट है 6% है। तो ये ख्याल रखें, जो इसके बाद में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि मैन्युफैक्चर होगा तो वो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा, यानी उसका जो टर्नओवर इन स्टेट आएगा उसका 1% देगा। जनरली इसमें 3 सप्लाई हम इंक्लूड करते हैं। ओके, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई और नील रेट सप्लाई। मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर जब 1% देगा तो 1% का सिर्फ टैक्सेबल का 1% नहीं देगा। ओके, वो ओके 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा जब टैक्स देगा तो। इन सिंपल वर्ड, टैक्सेबल प्लस उसका कोई एग्जम सप्लाई वो भी, प्लस नील रेट सप्लाई ये भी आएगा। नाउ सेम प्रोविजन फॉर रेस्टोरेंट कैटरिंग। रेस्टोरेंट कैटरिंग 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा, लेकिन अगर वो ट्रेडर होगा, सुनिएगा, अगर वो ट्रेडर होगा तो ट्रेडर के केस में वो ओनली टैक्सेबल सप्लाई का 1% देगा। ओके, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी ट्रेडर के केस में आपको एग्जम सप्लाई और नील रेट सप्लाई ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ टैक्सेबल का 1% देना है। और अगर 10(2)(a) की स्कीम होगी तो 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, मतलब 6% ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट, इसका टोटल आपको 6% यहाँ पे देना है। ओके, ये स्कीम जो है ऑप्शनल है, सुनिएगा। ये स्कीम जो कंपोजिशन स्कीम है ये कंपलसरी नहीं है, ये स्कीम आपको जो है ऑप्शनल है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये स्कीम क्या है, 10(1) की स्कीम और 10(2)(a) की स्कीम, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10(1) की स्कीम और 10(2)(a) की स्कीम क्या कहती है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपको बेस लेना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर,
अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ख्याल रहे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पीएफआई डज नॉट एक्सीड्स 150 lakhs या यू कैन से 1.5 CR और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 lakhs एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश होगा तो 150 lakhs का लिमिट है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 150 lakhs, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सक्लूडिंग 3, 75 lakhs, तो आपको करंट ईयर में सीएल मिल जाएगा, करंट ईयर में सीएल मिल जाएगा। और करंट ईयर में आप सीएल के रेट से यानी 1% या 5% पर टैक्स दे सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चर होगे तो आप करंट ईयर में 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट पे दोगे। अगर आप ट्रेडर होगे तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर पे दोगे। और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट पे दोगे। तो आपको ये करंट ईयर में एक 1% का आपको स्कीम मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जो स्कीम मिलेगा करंट ईयर में, ये भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर, ये भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर 150 lakhs तक ही मिलेगा। यानी जैसे ही आपका 150 lakhs क्रॉस हो जाएगा, जैसे ही 150 lakhs क्रॉस हो गया, ओके, बाद में आपको जो है नॉर्मल स्कीम यानी आपकी सीएल विड्रॉ हो जाएगी और आपको जो है नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा। आई रिपीट, आपको नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा। तो आप करंट ईयर में अप टू एग्रीगेट टर्नओवर 150 lakhs या 75 lakhs या 75 lakhs यहाँ पे ओके, तो आपका जो 150 lakhs और 75 lakhs जो है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर आपका, यहां तक आप 1% से टैक्स दोगे और 1% से टैक्स होने के बाद जैसे ही आपका टर्नओवर इतना क्रॉस हो गया, सीएल विड्रॉ हो जाएगा और आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स दोगे। चलिए, तो ये था 10(1) की स्कीम। 10(2)A की स्कीम क्या है? जैसे 10(1) की स्कीम जो है किसको मिलती है? तो अगर आप देखते हो तो अप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in PFI 75 lakhs for special category of state other than हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को 150 lakhs, सॉरी 150 lakhs अप्लीकेबल है और 150 lakhs फॉर ऑल अदर स्टेट इंक्लूडिंग HP, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये हमने देखा जहां तक है। यहाँ पे अगर आप ये 10(1) की कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। ओके, और वो कंपोजिशन के लेवी में करंट ईयर में जो रेट मैंने कहा वो रेट से आप टैक्स दोगे, यानी 1%, 5%, 1%, और अगर 10(2) की स्कीम होगी तो 6% से आप टैक्स दोगे। ठीक है, अब उन्होंने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया मार्जिनल सर्विस का। और मार्जिनल सर्विस कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जो ये 10(1) की स्कीम ले रहे हैं, अब 10(1) की स्कीम 3 लोगों के अवेलेबल है। ओके, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10ABC, एबीसी को 10(1) की स्कीम अवेलेबल है। किसका अवेलेबल है 10(1) की स्कीम? मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर। ओके, आई रिपीट, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर। और ये मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे, आई रिपीट, सप्लाई ऑफ गुड्स, और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो सर्विस, यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर गुड्स सप्लाई करेंगे और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो वो केस में यहाँ पे सर्विस देंगे। तो इनको ओके 150 lakhs तक या 75 lakhs तक 1% ही रहेगा। अब 10(1) की जो स्कीम अप्लाई ओके ले रहा है, कौन ले रहा है? मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर। जो भी ये 10(1) की स्कीम ले रहा है, यहाँ पे ध्यान सुनना, उसको एक 10(2) की कंडीशन है और 10(2) की कंडीशन उसको लगती है जो 10(1) में स्कीम ऑप्ट कर रहा है। और 10(2) की एक कंडीशन है, पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम अंडर 10(1) यानी मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट और ट्रेडर कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस। यानी अगर यहाँ पे जो 10(1) की स्कीम ले रहा है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये कंडीशन है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट मार्जिनल लिमिट। हाँ, मार्जिनल लिमिट तक वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ओके, मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा और दूसरा कोई सर्विस नहीं देगा। रेस्टोरेंट कैटरिंग सिर्फ रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला सर्विस देगा। ओके, और तीसरा ट्रेडर सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ लिमिट तक सर्विस अलाउ कर दी है। और ये जो है, जो 10(1) की 150 lakhs की स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितना सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड कर सकते हैं?
वो कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। ओके, यानी पिछले साल का जो टर्नओवर इन स्टेट होगा उसका 10% या 5 lakhs विच एवर इज हायर। ओके, और ये लिमिट स्टेट वाइज है, ये लिमिट स्टेट वाइज है। समझ लो आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, तो एक से ज्यादा ब्रांचेस होगी तो हर स्टेट में इतना सर्विस प्रोवाइड करने आपको मिलेगा, स्टेट वाइज मिलेगा आपको। ओके, बट ये सर्विस आप इतना दे सकते हो गुड्स के साथ, बट एग्रीगेट टर्नओवर आपका 150 लाख या 75 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, उस एग्रीगेट टर्नओवर में 150 लाख या 75 लाख में आप इतना सर्विस दे सकते हो जो 10%, ओके 10% या 5 lakhs विच एवर इज लोअर, नहीं विच एवर इज हायर। ओके, तो ये समझा कि आपको, चलो सब जिसको भी समझाओगा फटाफट वन टाइप करो, चलो फटाफट। ओके, क्या देख रहे हो, फटाफट वन टाइप करो। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पे ये हमने देखा कि इतना सर्विस दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा यानी 10% से ज्यादा और 5 lakhs विच एवर इज हायर, जो भी आपकी अमाउंट आती है उससे ज्यादा अगर आपने सर्विस दे दी तो उसी दिन आपका सीएल विड्रॉ हो जाएगा। यानी इवन दो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 के नीचे चल रहा है, पर आपकी सर्विस अमाउंट, आपका सर्विस अमाउंट ये मार्जिनल लिमिट से ज्यादा हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी दिन सीएल विड्रॉ कर लिया जाएगा। चलो डन। अब ये 10(1) की जो स्कीम ऑप्ट कर रहा है, ओके, जो मार्जिनल सर्विस लिमिट हमने देख ली, वो उसको 10(2) की कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, और दिस कंडीशन अप्लीकेबल फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी ये जो कंडीशन है अप्लीकेबल है, लिखना तो लिख देना, अप्लीकेबल फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? पहला, पर्सन ऑप्टिंग फॉर 10(1) कंपोजिशन लेवी कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस एक्सेप्ट अलाउड इन प्रोविजो 2 ऑफ 10(1). मतलब जो मार्जिनल, ये प्रोविजो 2 है, मार्जिनल लिमिट तक जितना सर्विस आपको अलाउ किया है उससे ज्यादा उसने सर्विस नहीं देना चाहिए, उतनी ही लिमिट तक उसको सर्विस लिमिट अलाउ होगी। उससे ज्यादा अगर सर्विस दिया तो उसी दिन सीएल विड्रॉ कर लिया जाएगा। दूसरा, नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वो कोई भी ऐसा गुड्स और सर्विस जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है पेट्रोल डीजल में एंगेज नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं, वो एग्रीगेट टर्नओवर में जहां तक देखा जाए किसी भी ब्रांच में उसने सेम पैन में, आई रिपीट, सेम पैन में किसी भी ब्रांच में उसने पेट्रोल डीजल वगैरह ओके यहाँ पे या अल्कोहलिक लिकर सप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो उसका सीएल उसी दिन विड्रॉ कर लिया जाएगा। आई रिपीट, उसका सीएल उसी दिन विड्रॉ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एसओजी और एसओएस। हाँ, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई यहाँ पे कंपोजिशन लेवी ले रहा है तो वो स्टेट के बाहर नहीं बेच सकता, विद इन स्टेट उसको आउटवर्ड सप्लाई करना पड़ेगा। जिस दिन उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया उसी दिन उसका सीएल विड्रॉ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। क्या आपको ध्यान देना है? वो आउटवर्ड सप्लाई मना कर रहे हैं, वो इनवर्ट सप्लाई मना नहीं कर रहे। मतलब आप इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई कर सकते हो, आपको मतलब आप अदर स्टेट से परचेस कर सकते हो, कंपोजिशन लेवी ले सकते हो, रिस्ट्रिक्शन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई पे है। उसके बाद में नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, जो टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ अमेंडमेंट है। ओके, पहले नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस था, यानी ईसीओ के थ्रू उसने गुड सप्लाई नहीं करने चाहिए और ईसीओ के थ्रू उसने सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी चाहिए। पर अब ये रिस्ट्रिक्शन ओनली सर्विस को अप्लीकेबल है। मतलब ये हुआ कि अगर कंपोजिशन लेवी वाला गुड सप्लाई करता है ईसीओ के थ्रू तो उसको सीएल मिलेगा। एक बार बोलो मेरे साथ, अगर वो गुड सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू जो टीसीएस कट करते हैं, तो गुड सप्लाई करता है ईसीओ के थ्रू जो टीसीएस कट करते हैं तो सीएल मिलेगी। कहाँ रिस्ट्रिक्शन है? अब ये सर्विस को रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे थ्रू ईसीओ तो आपको सीएल नहीं मिलेगा। उसके बाद में आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो। अब नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर मतलब क्या? आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लाई एश ब्रिक्स, ओके, एग्रीगेट्स, इन गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे, ख्याल रहे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है। इन गुड्स के अगर आप इन गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चर होगे तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे आपको
कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। पर फिर से कह दूं, रिस्ट्रिक्शन मैन्युफैक्चरर को ही है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो ट्रेडर को नहीं है, रेस्टोरेंट कैटरिंग को नहीं है। अगर कोई ट्रेडर पान मसाला बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, या कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला आइसक्रीम बेच रहा है, तो उसको सीएल मिलेगा। अरे समझा नहीं समझा? तो आपके क्वेश्चन करने के बाद जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ओके, मजा आएगा, और क्वेश्चन रियली बहुत अच्छे है। अरे यहां तक समझा क्या? तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है, और नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये कंडीशंस उन्होंने डाली है। ओके, ये कंडीशंस उन्होंने डाली है, और मैं आपको कह दूं, अगर आप ये कंडीशंस में आते हो तो उसी दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में सीएल विड्रॉ हो जाएगा। ओके, विड्रॉ हो जाएगा, पर ख्याल रहे ये कंडीशन सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में है। मतलब प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपको ये लिख के दिया कि भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर था या सर्विस उसने की, पिछले साल कुछ भी किया हो, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें सिर्फ पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, एंड इट शुड नॉट एक्सीड्स 150 lakhs और 75 lakhs। ठीक है? ओके, तो जहां तक देखा जाए तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि, फिर से कहता हूं, ये सारा रिस्ट्रिक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है। पिछले साल कुछ भी हो, अब बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि लास्ट ईयर में ओके इंटरेस्ट, अरे पढ़ा था कहीं तो भी इंटरेस्ट होगा तो सीएल नहीं मिलता है। भाई वो कंडीशन प्रीवियस ईयर में नहीं, वो कंडीशन करंट ईयर में है। ओके, करंट ईयर में होगा तो सीएल नहीं मिलेगा, सीएल विड्रॉ हो जाएगा। ये समझा क्या? ये समझा क्या? वेरी गुड। तो ये हमने देखा। अब एक प्रोविजो टू 10(2) है, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप सीएल ले रहे हो और आपकी एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांचेस है सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में, अगर आप सीएल ले रहे हो तो सीएल आपको तभी मिलेगा, सुनना, सीएल आपको तभी मिलेगा जब सारी ब्रांचेस को ले रहे हो। अगर तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब मिलेगी सीएल तो सबको मिलेगी। और अगर एक भी इनएलिजिबल हो जाता है, आई रिपीट, एक भी इनएलिजिबल हो जाता है तो सभी इनएलिजिबल हो जाएंगे। Schemes could be applicable for all businesses having registered under same PAN of a condition required to offer composition scheme। अगर एक भी इनएलिजिबल हो जाता है तो सारा इनएलिजिबल हो जाएगा। सेम पैरेलल लाइन पे ओके, जहां तक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको पढ़ाते वक्त। समझ लो आपका कोई एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में है, मणिपुर में है, तो मणिपुर में टर्नओवर लिमिट कितनी है? 75 lakhs, और दूसरा ब्रांच आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरऑल लिमिट 75 lakhs ही लगेगी। क्यों? क्योंकि मणिपुर का 75 है, तो उसके वजह से अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख के ऊपर जाता है तो वो केस में मणिपुर इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर मणिपुर इनएलिजिबल हो जाएगा तो आपकी सारी ब्रांचेस इनएलिजिबल हो जाएगी। इसलिए आपकी कोई भी एक ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक भी ब्रांच होगी, तो इनडायरेक्टली आपको सीएल 75 lakhs का ही हो गया, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर ओके यहाँ पे मणिपुर 75 लाख के ऊपर जाता है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो इस प्रोविजो के हिसाब से सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये समझ में आया क्या आपके? वेरी गुड। ये तो था बेटा यहाँ पे 10(1) की स्कीम। आई रिपीट, ये था 10(1) की स्कीम। 10(2) की स्कीम क्या है? 10(2) की स्कीम उन पर्सन को है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं होते, प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर। ओके, प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर। क्यों? क्योंकि 10(1) में एक ही सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है? रेस्टोरेंट और कैटरिंग। ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग, हाँ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और वही एलिजिबल है। बाकी ओके, बाकी तो बेटा वो क्लियर कहते हैं कि आपने सर्विस नहीं देना चाहिए। 10(2) की कंडीशन है कि आपने सर्विस नहीं देना चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर है या रेस्टोरेंट कैटरिंग है, वो सिर्फ मार्जिनल लिमिट तक सर्विस दे सकते हैं, साथ साथ में एंसिलरी साथ में। इन शॉर्ट 10(1) की स्कीम रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के बाकी अगर कोई प्योरली सर्विस प्रोवाइडर होगा तो 10(1) की स्कीम नहीं मिलती है। तो उसको कौन सी स्कीम मिलती है फिर? 10(2) की स्कीम, जिसमें लिमिट कम है, 50 lakhs का लिमिट अप्लीकेबल होता है और 150 lakhs इतना लिमिट नहीं मिलता है। तो 10(2) की स्कीम अप्लीकेबल होती है। या फिर ओके, वो मैन्युफैक्चरर या वो ट्रेडर
जिनके सर्विस एलिमेंट ज्यादा है, मार्जिनल लिमिट से ज्यादा है। देखो 10(2)A की स्कीम्स किसको मिलेगी? जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। अब 10(1) में एलिजिबल कौन नहीं है? सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। दूसरा, वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिनकी सर्विसेज मार्जिनल लिमिट से बहुत ज्यादा है पर टर्नओवर 50 लाख से कम है। कोई समझ लो एक ट्रेडर है, 20 लाख का धंधा गुड्स का करता है और 15 लाख का सर्विस का करता है, तो उसका मार्जिनल लिमिट से ज्यादा सर्विस है, तो उनको भी 10(2)A की स्कीम मिलेगी। पर 10(2)A का रिस्ट्रिक्शन है कि 50 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर 50 लाख क्रॉस नहीं होता है तो करंट ईयर में आप अप टू 50 लाख, आई रिपीट, करंट ईयर में आप अप टू 50 लाख ओके यहाँ सीएल ले सकते हो। ओके, यहाँ 6% रेट रहेगा। ओके, और यहाँ नो डाउट मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी, एंड इज नॉट एलिजिबल। मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के ऊपर, सॉरी, आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख या उससे नीचे होना चाहिए, और आप 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं होने चाहिए। मतलब आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं हो तो 10(2)A की स्कीम मिलेगी। नाउ ये स्कीम में लगभग कंडीशन सेम है, यानी यहाँ जीएसटी 6% से आता है, और यहाँ की स्कीम में जहां तक देखा जाए तो 10(2)A की स्कीम में कंडीशन सेम है, एक्सेप्ट पहला वाला। जैसे यहाँ पहला वाला कंडीशन क्या था? यहाँ पहला वाला कंडीशन था कि आप सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए मोर देन मार्जिनल लिमिट। यहाँ वो कंडीशन डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि है ही ये सर्विस प्रोवाइडर या जिनकी सर्विसेज ज्यादा है उनके लिए है। तो हाँ, सेकंड, जो सेकंड वाली कंडीशन है वहां से सेम आता है, मतलब नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सेम कंडीशन है। ओके, सर्विस जो है वो ईसीओ के थ्रू नहीं होनी चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, और नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी होना चाहिए। अब देखो इसमें अगर आप बुक देखोगे तो इसमें नोटिफाइड गुड्स जो है वो नोटिफाइड गुड्स इतने ही है, मतलब आइसक्रीम, एडिबलाइज पान मसाला, एरिएटेड वाटर और टोबैको। हाँ, यहाँ पे जो नोटिफाइड गुड्स है यहाँ लिमिटेड लिस्ट है, और यहाँ पे सिर्फ इतनी ही लिस्ट आएगी, टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स तक, इतनी ही लिस्ट यहाँ पे आएगी। ओके, बाकी की लिस्ट इधर नहीं है। मतलब क्या? मतलब फ्लाई ऐश, फ्लाई एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड एक्सेट्रा, अगर ये गुड्स हो गए तो यहाँ 10(2)A की स्कीम मिल सकती है। सिर्फ यहाँ 4 नोटिफाइड गुड्स है, आइसक्रीम, एडिबलाइज पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। बाकी तो प्रोविजन सेम है। 10(2)A की स्कीम भी आप ब्रांच वाइज नहीं ले सकते, लेना है तो आपको सबके लिए लेना पड़ेगा, नहीं तो वो केस में एक भी इनएलिजिबल होता है तो सभी इनएलिजिबल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 10(3) कहता है, ओके, आपने अगर ऑप्शन ले लिया, क्योंकि 10(1) की स्कीम या 10(2)A की स्कीम ऑप्शनल है, अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो आपका करंट ईयर में जैसे आपका एग्रीगेट टर्न और 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख क्रॉस हो जाता है, स्कीम लैप्स हो जाएगा, यानी आपको करंट ईयर में स्कीम कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगी। करंट ईयर में जो स्कीम मिलेगी आपको 1%, 5% या 6%, ये कब लैप्स होगा, कब विड्रॉ होगा? जैसे ही आपका टर्न और 150 लाख या 75 लाख या ओके आपका 50 लाख क्रॉस हो जाता है। अदर कंडीशन, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, वो आईटीसी नहीं ले सकता है और वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता है, वो बिल ऑफ सप्लाई देगा। उसके बाद में अगर उसने सीएल जबरदस्ती लिया, मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा तभी भी उसने सीएल लिया, या उसका सीएल विड्रॉ हो गया होगा पर उसने गवर्नमेंट को नहीं बताया, तो उसके टैक्स तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। ओके, कंपोजिशन स्कीम में जो होगा बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ता है और उनको इनवॉइस में लिखना पड़ता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ऐसा इनवॉइस में लिखना पड़ता है, और उनका डिस्प्ले बोर्ड पे लगाना पड़ता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ये उनको रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी कंपोजिशन स्कीम की इंटीमेशन देनी पड़ती है, ध्यान से देखिएगा, कंपोजिशन स्कीम की आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, सुनिएगा, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपके REG 01 में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है, सेपरेट इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। REG 01 में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, क्यों, अब आपको एक बात बता दूं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या? आपको कंपोजिशन स्कीम जो है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ले लिया तो अब लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब जब भी आपका, सुनना मेरी बात, जब जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख के नीचे जाता है इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर सीएल।
ओके, अब आपको लेना है नहीं लेना है आप डिसाइड करो, क्योंकि इसमें आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन ओके, आपका टर्नओवर पिछले साल का, समझ लो आप 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, अरे आप 50 साल से बिजनेस कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जब जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा 150, 75 या 50, आपको सब्सिक्वेंट ईयर में ओके सीएल के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो और सीएल लेना चाहते हो तो फिर आपको इंटीमेशन देना पड़ता है ओके बिफोर स्टार्टिंग द फाइनेंशियल ईयर। ईयर स्टार्ट होने के पहले आपको CMP 02 में इंटीमेशन देना पड़ता है कि मैं ओके अगले साल से यानी 1 अप्रैल से सीएल लेना चाहता हूँ। और आपने कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस से इंटीमेशन दे दिया तो सारे प्लेस ऑफ बिजनेस का इंटीमेशन माना जाएगा। आपकी कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या फिर जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन से आपकी इफेक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद में पर्सन सीजेस टू फुलफिल अबो कंडीशन। हाँ, कंपोजिशन स्कीम कब विड्रॉ होगी? जब आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। वॉलंटरी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है क्वार्टरली CMP 08 में स्टेटमेंट देना पड़ता है और 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा। रिटर्न एनुअली है GSTR4 जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल है, और आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है GSTR9 में। ठीक है, ये हमने देखा कंपोजिशन स्कीम में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए, सुनिएगा, जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा दूं। नोट्स रेगुलर बैच की नोट्स लेके, हाँ, अब देखिए, जब आप कंपोजिशन लेवी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो समझ लो आपने 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया और 20 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद आप सीएल लेना चाहते हो, तो आप करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक ही सीएल ले सकते हो। तो पहला आपका सवाल खड़ा हो जाएगा कि सर जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकालूंगा फॉर सीएल तो ये 20 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद या 10 लाख का थ्रेशोल्ड जो भी आपने लिया होगा उसके बाद 150 मिलेगा या वो इंक्लूड करके 150 मिलेगा? तो बेटा वो इंक्लूड करके 150 मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि दैट 20, अब आपका कितना बचा? अगर आप 1.5 के इसमें होगा तो ओके आपको 1.3 CRE बचा जिसके आप सीएल ले सकते हो क्योंकि 20 लाख थ्रेशोल्ड में थे, या 75 में होगा तो 55, अगर आप 50 लाख की स्कीम में होगे तो 30 लाख। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप थ्रेशोल्ड के बाद सीएल ले रहे हो तो थ्रेशोल्ड होने के बाद 150 लाख नहीं, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाएगा तो ये 20 लाख भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे और ये 20 लाख ऐड करके, आई रिपीट, ये ऐड करके आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाएगा। यानी ओके 1 अप्रैल से लेके टिल यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जो आपका थ्रेशोल्ड होता है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। ये समझा क्या? ये समझा होगा तो 1 टाइप करो। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब आप टैक्स दोगे, यानी जब टर्न ऑन स्टेट, टैक्स किसके ऊपर देते हो आप? टर्न ऑन स्टेट पे। तो जब आप 1%, 5%, 6% टैक्स दोगे तो टैक्स आप जो थ्रेशोल्ड में 20 लाख हुआ उस पर नहीं दोगे, उसके बाद जो बचेगा यानी 130 या 55 या 30 लाख, ओके, या आप 10-1 के स्कीम में होगे तो 130, जहां 150 लाख का टर्नओवर अप्लीकेबल होता है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 20 तो आपका हो गया खत्म, तो आपका जो 55 लाख बचा, या 10 लाख होगा तो 65 लाख, या फिर यहाँ पे 30 लाख। तो जो आपका थ्रेशोल्ड के बाद बचेगा उसके लिए उसका आपको 1% देना है। एक बार फिर से, एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आपको पूरा लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आपको पूरा लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये थ्रेशोल्ड वाला इंक्लूड होगा। पर जब आप टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, आई रिपीट, जब आप टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको जो है 1% ऑफ दैट टर्नओवर इन स्टेट लेना है। ओके, मतलब ये जो है ये थ्रेशोल्ड का निकाल के आगे जो बचेगा उसका 1% देना है। ये समझा क्या आपको? ये समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो, ये समझा होगा तो आप फटाफट 2 टाइप करो। तो ये वो मैं यहाँ पे इस चार्ट में आपको यही पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि
जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जो थ्रेशोल्ड वाला टर्नओवर होगा वो एग्रीगेट में लिया जाएगा, वो एग्रीगेट में लिया जाएगा। ओके, बट जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे, टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपको वो थ्रेशोल्ड छोड़ के जो एक्स्ट्रा है उस पर देना पड़ेगा। तो शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नेमली सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये समझ में आया क्या आपको? वेरी गुड, ये समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे या टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो आपको एक सर्विस जो एग्जाम सर्विस कही जाती है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांसेस, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांसेस वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इधर थोड़ा स्पेशल डिस्कशन लेना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स या डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, तो अगर आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग होगा और ये किसका? लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का, तो ये जो है आपके किसी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके एग्रीगेट टर्नओवर से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर वो एग्रीगेट टर्नओवर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो, आप एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो, सभी कैलकुलेशन से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जरूर पढ़ना एग्जाम्पल। जैसे समझ लो मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है या मेरे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट है तो सर्विस बट एग्जाम सर्विस है और ये आपके किसी भी टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। लेट्स अज्यूम, पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड इन PFI इज 152 लाख। पिछले साल उसका एग्रीगेट टर्नओवर 152 लाख था, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख। तो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देना, सारे कैलकुलेशन से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देना या उसको कंसिडर मत करना। तो 152 में से 3 अगर मैं इंटरेस्ट डिडक्ट कर दूं तो कितना बचा? तो 149। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 149 है। अगर मेरा 149 है तो क्या मुझे सीएल मिल जाएगा? यस, 150 के नीचे है तो सीएल मिल जाएगा। इंटरेस्ट को आपको छोड़ के देखना है। दूसरा, XYZ Limited has opted for composition levy in current financial year as turnover of preceding financial year is less than 150, 75, 50 lakhs. Till September current financial year aggregate turnover of XYZ Limited is 155 lakhs which includes 10 lakhs as a interest on loan advances or deposit. भाई उसने सीएल ले लिया और करंट ईयर में उसको सीएल कितने टर्नओवर तक मिलेगा? 150 लाख तक मिलेगा। तो यहाँ पे उसका जो टर्नओवर है 155 हो गया, लेकिन उसमें इंटरेस्ट 10 है तो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दो। इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद आपका कितना आया? 145। 145 मतलब अभी भी आपके पास 5 लाख का लिमिट बाकी है। आपको आपके करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्नओवर में, सुनना, आपको आपके करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट को नहीं लेना है। ओके, वो इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है, मतलब अभी भी आपकी 5 लाख की लिमिट बाकी है। ओके, ये समझा क्या? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब बोलो फटाफट, जो भी कनेक्टेड है बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में Manufacturer PQR Limited has opted for composition levy in current financial year. Its turnover of the state in Maharashtra in first quarter, उसमें टैक्सेबल सप्लाई, देखो मैन्युफैक्चरर है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई, उसको 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लगेगा और टर्नओवर इन स्टेट में टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट सब ऐड होता है। तो टैक्सेबल दोनों भी ऐड हो जाएगा, एग्जाम भी ऐड हो जाएगा। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट होगा तो ये इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना, ये कैलकुलेशन में मत लेना। इवन दो टर्नओवर इन स्टेट में एग्जाम सप्लाई ऐड होता है, पर इन्होंने खुद ही कहा है कि जब भी आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे या एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो वो केस में आपको इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। ये समझ में आया क्या? यहाँ इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ मतलब आपका जो लिया जाएगा वो 20 + 2 + 1 यानी 23 लाख का 1% निकाला जाएगा, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, ABC Limited has a turnover in state of Maharashtra preceding financial 80 lakhs. Turnover includes 7 lakhs for interest on loan advances or deposit. Whether ABC Limited eligible for CL in current financial year? Also, what is the amount of marginal limit of service?
पिछले साल का टर्नओवर 80 था, उसमें इंटरेस्ट 7 था, तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करके क्या टर्नओवर आया, तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करके टर्नओवर 73 आया। क्या उसको सीएल मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र में। दूसरा, जब आप मार्जिनल लिमिट लेते हो तो मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस कितना लेते हो आप? मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस आप लेते हो और वो कितना होता है बेटा? 10%। सुनिएगा, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है उसका? 80। पर 80 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट को निकालकर उसका 73 बचा, उसका 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर जो आएगा या 7.3 lakhs, उसको मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद में continuing the above example of ABC Limited, where marginal limit of current financial year supply of service 7.3 lakhs. Till September, ABC made a supply of goods 75 lakhs and service 9 lakhs, which include interest 2 lakhs. हाँ, अब उसको मार्जिनल लिमिट कितनी मिली करंट ईयर में? 7.3। चलो, करंट ईयर में उसका गुड 75 है और सर्विस 9 हो गई, वो तो 7.3 के ऊपर चलेगी नहीं। उस 9 में 2 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को निकाल दो, इंटरेस्ट को सारे कैलकुलेशन से निकाल देना फॉर सीएल। हाँ, और उसको निकाल के अभी कितना हुआ? ओके, अगर हम 2 lakhs इंटरेस्ट का निकाल दे तो आपका होता है 7 lakhs। ये 7 lakhs अभी भी आपके मार्जिनल लिमिट से कम है। अगर मार्जिनल लिमिट से कम है तो आपको यहाँ पे सीएल मिल जाएगा। इस तरह से हमारा हर एस्पेक्ट हो गया रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इतने यहाँ पे हर एस्पेक्ट को, जितना भी टाइम हमारे पास है, हर एस्पेक्ट को मैंने कोशिश की कवर करने की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए कंपोजिशन स्कीम के, लेकिन आप इसके बाद क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके और कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर मज़ा आया होगा रिवीजन में तो MZ टाइप कीजिएगा। ओके, यहाँ पे चलिए, तो ये हमने देखा ओके रिवीजन ऑफ कंपोजिशन लेवी। हाँ, अब इसके बाद जो रिवीजन हमारा स्टार्ट होगा वो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। ये हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो है या आप ऑलरेडी जो मैंने ट्रांजिशन बैच दिया था ओल्ड टू न्यू उसमें देख चुके होंगे। अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है तो चलिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एक बार फिर से रिवाइज कर ले। तो अब यहाँ पे जो मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड वीडियो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वो कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, अब मैं यहाँ पे ये चार्ट का फ्लो थोड़ा आपको कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट्स रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो गए उनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ओके जीएसटी के हिसाब से कैसे मेंटेन करना है ओके ये मैं आपको बताऊंगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन में उन्होंने एम्फोसाइज किया है वेयर हाउस कीपर। अगर आपका गुड्स वेयर हाउस में रखा है, किसी के वेयर हाउस में रखा है, तो जो गोडाउन है या वेयर हाउस है ओके उनको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। और ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो ट्रांसपोर्टर को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया कि अगर आप जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने पड़ेंगे। और आप जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, आप स्पेशली वेयर हाउस ओनर हो या ट्रांसपोर्टर हो, आप वेयर मतलब आपके वेयर हाउस में गुड्स रखा गया है ओके वेयर हाउस में गुड्स रखा गया है या आप ट्रांसपोर्टर हो गुड्स के, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नाउ पहली बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन में जनरल रिकॉर्ड्स क्या है और बाद में स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या है। ओके जनरल रिकॉर्ड और यहां कनेक्ट कर देना स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको जीएसटी के हिसाब से कौन से जनरल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। क्योंकि हमारा जीएसटी ऑफिसर जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा तो वो जीएसटी के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स पर ज्यादा एम्फसाइज करेगा। तो जीएसटी के हिसाब से आपको कौन कौन से रिकॉर्ड जनरली सबको मेंटेन करने पड़ेंगे और कुछ लोगों को क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ अब आते हैं जनरल रिकॉर्ड्स पे। जनरली सेक्शन 35(1) कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस।
मतलब क्या, REG 01 फॉर्म फाइल करते वक्त आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बताई होगी वहां सबके रिकॉर्ड्स तो होने ही चाहिए। साथ साथ में जो भी आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताई हुई है तो उस ब्रांच का रिकॉर्ड्स उस ब्रांच में होना चाहिए। मतलब आपके रिकॉर्ड्स जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, आई रिपीट, जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है वहां आपके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, दूसरे जगह आप मेंटेन नहीं कर सकते। जो आपने REG 01 में जिसके एड्रेस नहीं बताया है, जिसके मैपिंग आपने नहीं की है। दूसरा, बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस डीम टू बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। इस पॉइंट को समझ लो। अगर कोई बुक्स आपके कोई ऐसे प्लेस पे मिल गई, घर पे मिल गई जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, या कोई ऐसे प्लेस पे मिल गई जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, कोई डायरी मिल गई जिसपे आपने हाथ से लिखा हुआ था, कुछ गड़बड़ हाथ से लिखा हुआ था, तो ऐसे कोई बुक्स जो अनरजिस्टर्ड प्लेस पे मिल गया, कोई डायरी मिल गई, कोई आपका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो भी आपका माना जाएगा अगर आपके घर पे मिला या आपके इस पे मिला। अभी बहुत सी बार लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई आपको समझ लो इन्वेस्टिगेशन हुआ, रेड हुआ, स्क्रूटीनी हो गई और मेरे घर पे डायरी हो गई, पता नहीं किसने डाली। ओके, कोई डाल के चले गया डायरी, मेरे घर पे फेंक दी थी, वो आ गई, आपको दिख गई क्या? ओके, तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं बच सकते कि ओके नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता किसने ये डायरी डाली है, किसने लिखा हुआ है, नहीं। जो भी डायरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स ओके आपके अनरजिस्टर्ड प्लेस पे मिलेंगे वो भी आपके माने जाएंगे और डिपार्टमेंट उसके बेस पर एक्शन आपके अगेंस्ट में ओके ले सकता है ना। हाँ, अब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आपका वेयरहाउस होगा, आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, या कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस होगा। एक मंदिर वाला एग्जांपल दिया था जहां आप रेड कलर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा और वहां आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 35(1) कहता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। नॉर्मली आपको किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? सभी को जो रजिस्टर्ड पर्सन है किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो ये लर्न ही करना पड़ेगा, कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी लर्न करना है, बस ये चार्ट हेल्प करेगा आपको लर्न करने में, अरेंज करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका स्टॉक क्या है गुड्स का, इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, और आउटपुट टैक्स पेड और पेबल। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, स्टॉक कितना है, कितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया, इसके क्लियर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां याद रखो, और वो क्या, ओके ये जो स्टॉक है और आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, ओके ये अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और आप कितना टैक्स दे रहे हो उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अगर कंपोजिशन स्कीम होगा तो कौन से दो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, एक स्टॉक ऑफ द गुड्स और आउटपुट टैक्स पेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम जो आउटपुट टैक्स पे करता है वो टर्नओवर बेसिस पे करता है। ओके, तो उसके स्टॉक कितना है और क्या है उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ITC अवेल एंड अदर पर्टिकुलर्स, ये बेसिक रिकॉर्ड्स है, यानी जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करने आएगा तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड्स देखेगा, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखेगा, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड्स देखेगा, गुड्स का स्टॉक देखेगा, आउटपुट टैक्स कितना पे किया और कितना पेएबल है और उसमें से कितना पे किया ये देखेगा, कितना ITC अवेल किया और अदर पर्टिकुलर्स कितना अवेल किया ये देखेगा। इसमें से दो रिकॉर्ड जो है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। गुड्स केप्ट एट अदर देन डिक्लेयर्ड लोकेशन डीम्ड एज अ सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयरऑन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके गुड्स रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं है, वेयर हाउस में नहीं है जो रजिस्टर्ड है, गोडाउन में नहीं है जो रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री है, शॉप है, आपकी गुड्स रजिस्टर्ड प्लेस में नहीं है, मे बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो गुड्स कहीं और दिख गए जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई साहब अगर आपके गुड्स कोई ऐसे प्लेस पे दिख गए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इमीडिएट उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने रिमूव कर दिया, इमीडिएट सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब बेटा एक ऐसी गलती मेरे क्लाइंट से हुई थी, उसने क्या किया कि यहाँ पे गोडाउन में गुड्स रखना था, अब गोडाउन में गुड्स रखना था तो उसने ओके गोडाउन में ऑलरेडी बहुत स्टॉक था, गोडाउन फुल था, तो उसको उसने फिनिश गुड्स बनाया और गोडाउन फुल था, तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उसकी एक दूसरी प्लेस थी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उसने टेम्परेरी वहां रख दिया, उसने बोला ओके ट्रांसपोर्टर को अभी का वहां रख दे, फिर गोडाउन में डाल देंगे, ओके वेयर हाउस में डाल देंगे जो रजिस्टर्ड है। तो अब क्या हुआ कि इसने दूसरे प्लेस पर अपना स्टॉक रख दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, और इसका बैड लक देखो, दूसरे दिन मॉर्निंग में जीएसटी डिपार्टमेंट का स्क्रूटिनी हो गया, और जब दूसरे दिन मॉर्निंग में जीएसटी डिपार्टमेंट का स्क्रूटिनी हो गया तो उन्होंने स्टॉक गिना, जब स्टॉक रिकॉर्ड्स देखे और स्टॉक गिना तो पता चला कि इसने कुछ स्टॉक ऐसे प्लेस पे रखा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। डिपार्टमेंट ने भाई साहब कहा
ये जो स्टॉक तूने गोडाउन में रखना था वो गोडाउन में नहीं रखा, दूसरे तूने अदर प्लेस पे रखा, तो इमीडिएटली तुझे ये सप्लाई मान के टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर तो पेनल्टी भी लगा दी थी। तो ये ख्याल रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक गुड्स का हमें हमारे रजिस्टर्ड प्लेस पे ही रखना अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आप दूसरे प्लेस पे रखोगे तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ये समझा क्या? समझा होगा तो वन टाइप करो। तो इस टाइप के बेसिक अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। कुछ रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स। ओके, रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स में देखो जो रूल के थ्रू दिए हैं। अगर आपका इंपोर्ट हुआ होगा तो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होगे तो उसके भी सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम, अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया होगा, अलॉन्ग विथ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइसेस, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और वाउचर्स, ये सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे आपके रिकॉर्ड्स में। आरसीएम के पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स, इनवॉइस सारे संभाल के रखने पड़ेंगे। उसमें रिवाइज इनवॉइस होगे तो रिवाइज इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट चालान, सारी चालान, रूल 55 की चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर्स में तीनों वाउचर्स, यहाँ पे रिसीव वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, वो सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। एडवांस रिसीव हुआ होगा तो पेड और एडजस्टेड, जो एडवांस रिसीव हुआ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया उसके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। Required to keep a particulars of name and complete address of supplier, recipient and premises where goods are stored. और डिटेल एड्रेस के साथ आपके सप्लायर की डिटेल्स, आपके क्लाइंट्स की डिटेल और कहाँ गुड्स स्टोर किए उसकी डिटेल्स। तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको ये सेक्शन के हिसाब से ये अकाउंट्स और रूल के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। लर्न करना पड़ेगा, थ्योरी है। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं थ्योरेटिकल चैप्टर को चार्ट में अरेंज करके दे रहा हूँ। अगर आप ये चार्ट भी पढ़ लो तो इनफ है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा दिस चार्ट इज इनफ इनफ इनफ। ओके, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुए बेसिक रिकॉर्ड जो आपको मेंटेन करने हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस में एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो स्पेशल केसेस में यहाँ लिख दो एडिशनल रिकॉर्ड्स। आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं स्पेशल केसेस। तो ये कौन सी स्पेशल केसेस है जहां एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन? अब एडिशनल मतलब ये तो करने ही पड़ेंगे जो जो आपको अप्लीकेबल है। इन एडिशन टू दिस आपको और कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। तो टोटल ऐसी उन्होंने 5 स्पेशल केसेस दिए, 1 2 3 4 एंड 5। और ये 5 स्पेशल केसेस में आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। नाउ पहला रूल 56(11) के हिसाब से, ओके, अब यहां पे रूल रिगार्ड टू मेंटेन बाय एजेंट, एजेंट के लिए मतलब अगर आपको याद होगा तो एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है या खुद का नहीं बना रहा है, जो भी एजेंट होगा और आपका सप्लाई एजेंट के थ्रू होगा, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 कुछ याद होगा तो उसके लिए एजेंट को कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और यहाँ पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई द गुड्स। नाउ प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप गुड्स रिसीव कर रहे हो या प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहे हो तो उसका ऑथराइजेशन लेटर प्रिंसिपल से लेना पड़ेगा। तो जब एजेंट की कोई चेकिंग होगी, स्क्रूटिनी होगी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये सवाल पूछ सकता है कि तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है। हाँ, तो अगर तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है तो तेरे पास ऑथराइजेशन है क्या? ईच प्रिंसिपल का, समझ लो तू 2-3 प्रिंसिपल के माल बेच रहा है, तेरे पास चॉकलेट की एजेंसी है, तेरे पास ओके अलग अलग कंपनी की चॉकलेट्स है, तो तू चॉकलेट की एजेंसी होगी और 2-3 कंपनी की चॉकलेट्स की एजेंसी तेरे पास होगी, तो सारे प्रिंसिपल्स के ऑथराइजेशन गुड्स लेने के और सप्लाई करने के तेरे पास होने चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना गुड्स मिला उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी स्पेशल टू रिकॉर्ड, पूरा डिटेल में देगा कौन कौन के गुड्स उन्हें प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिए बेचने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी पूरा देगा। डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन, रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन एंड सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन। तूने कितना माल प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिया उसकी तीनों डिटेल पूरी देना पड़ेगा, कितना माल बेचा प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसकी डिटेल, और ये ईच प्रिंसिपल वाइज देना पड़ेगा। यानी हर प्रिंसिपल का अलग अलग शीट तेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। तेरे पास चॉकलेट की एजेंसी है तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, पार्ले की एजेंसी है, कोका कोला की एजेंसी है और किसी डेयरी मिल्क की एजेंसी है, तो जो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे तू चॉकलेट बेच रहा है उसका हर ईच प्रिंसिपल के ये रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू पी,
तो ओके, टाइम टू टाइम तू प्रिंसिपल को रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है कि कितना माल बेचा वगैरह, तो उसकी डिटेल्स तेरे को देनी पड़ेगी। एंड टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या, अगर तू ओन इनवॉइस दिया दे रहा होगा तो तूने टैक्स दिया है, या तूने ओके स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग के आया होगा, स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग के आया होगा तो उसका, तो तूने स्टॉक ट्रांसफर पे जो जीएसटी लग के आया उसका टैक्स, या तूने जो टैक्स दिया होगा उसकी सारी डिटेल्स तुझे मेंटेन करना पड़ेगा। ये समझा क्या? समझने में आसान है और कोई स्पेशल नहीं कि एजेंट को ये इन एडिशन टू बेसिक रिकॉर्ड्स ऊपर जो दिए गए ये एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। समझा होगा तो फटाफट ए टाइप करो। दूसरा, सेकंड, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को एडिशनल रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करना है? समझा होगा तो फटाफट ए टाइप करो। मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है? मंथली प्रोडक्शन अकाउंट, हाँ ये मंथली हाईलाइट करो। ओके, मंथली को हाईलाइट करो। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटी ऑफ आरएम, आरएम मतलब रॉ मटेरियल और सर्विस यूज इन द मैन्युफैक्चर। नाउ मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन अकाउंट मंथली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें क्लियर मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितना सर्विस यूज की इन प्रोडक्शन, और मंथली बेसिस पे। एक केस स्टडी बताऊंगा। ओके, पुणे की एक कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, छोटी थी, और लॉ कहता है कि मंथली बेसिस पे कितना रॉ मटेरियल, कितनी सर्विस, आपको मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हो गया और वो अकाउंटेंट 3 महीने छुट्टी पे रहा, इसलिए इनका मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स तैयार नहीं हुआ था, कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितनी सर्विस यूज। इन बिटवीन डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी हो गई। डिपार्टमेंट ने देखा कि अरे भाई साहब 3 महीने से तो इन्होंने कोई अकाउंट ही मेंटेन नहीं किया है मंथली बेसिस पे, जबकि लॉ कहता है कि मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, और 3 महीने से इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है, ओके, बुलाया गया ओनर को कि भाई ये क्या है, ये क्या है, कोई एंट्री नहीं है 3 महीने से, ये तुम्हारे रिकॉर्ड में ना रॉ मटेरियल ना सर्विस कोई नहीं है, क्या क्या किया है ये, नालायक। ओके, लॉ जब मंथली कहता है तो मंथली हम तुम्हारे पे अब पेनल्टी लगा देंगे, देख लेना आप, तुमने पेनल्टी लगा। उसने कहा कि सर मेरा अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है मुझे मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, पर अब अकाउंटेंट वो 3 महीने से छुट्टी पे। भाई तुम्हारे अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं क्या करूँ, दूसरा अकाउंटेंट लगा, लॉ फॉलो कर। तो ऐसे केस में इस बंदे पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी। वो अपील में गया और अपील में फिर कोर्ट ने उसको रियायत दी कि ठीक है जुनून केस है इसलिए पेनल्टी नहीं लगेगी, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ये जरूर देखेगा कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके बाद में ओके, क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तुमने कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, कितना वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चर को मेंटेन करने पड़ेंगे। भाई ये समझा क्या मैन्युफैक्चर का? अगर मैन्युफैक्चर का समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है जोर से एम टाइप करो, जोर से एम टाइप करो, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर को एडिशनल रिकॉर्ड है। नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। हाँ, आप सर्विस के सप्लायर हो तो ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, जो जो आपको अप्लीकेबल है, ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे, यहाँ ये तो बेसिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, साथ साथ में क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस में कितने गुड्स यूज किए जा रहे हैं, ओके, सर्विस में गुड्स कितने यूज किए जा रहे हैं उसके रिकॉर्ड। समझ लो मैं यहाँ ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कितने इनपुट्स यूज कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स यूज कर रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी वाइज पूरी डिटेल मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूज एंड डिटेल्स ऑफ सर्विस सप्लाइड, इसके क्लियर रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। कितनी इनपुट सर्विस यूज की, कितनी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड की, ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। ये था सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। नाउ आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ याद करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिए होगे तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। समझ लो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, तो कौन से बिल्डर का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसका नेम, ओके, उसका कंप्लीट एड्रेस, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज। मैंने 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, चारों बिल्डर के लिए है, तो हर बिल्डर की डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोजेक्ट के लिए कितने इनपुट्स मिले, उसका कंप्लीट डिटेल्स, वैल्यू, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी मिली, गुड्स और सर्विस रिसीव हुई। तो आपको रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला है, तो आप कंबाइन नहीं मेंटेन कर सकते हो, हर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस यूटिलाइज फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट।
हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके अगर 10 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है, जैसे एल एन टी के यहाँ पे 150 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है, तो 150 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, कितना गुड सर्विस रिसीव हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कितना आपको पेमेंट मिला, कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने से ज्यादा होगा, तो इवेंट कब कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि इवेंट वाइज आपका टीओएस आएगा, आपको याद होगा इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ड्यू डेट वाइज टीओएस आएगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो आपको पेमेंट कैसे कैसे मिला, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर। ओके, तो ये जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज याद रखना, आ सकता है एग्जाम में कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हम कंबाइंड सबका मेंटेन कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको सारी डिटेल ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। समझा होगा तो WC टाइप करो, समझा होगा तो WC टाइप करो। ओके, ये सब लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। अब बेटा थेरी में कुछ तो लर्न करना पड़ेगा ना। ओके, कैसा, मैंने ऑलरेडी चार्ट में बहुत सिंप्लीफाई करके दिया, अब ये भी नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दो, फिर सीए छोड़ दो, क्यों करते हो, छोड़ ही दो ना फिर आप। मैं तो कहूँगा कि जो मैंने बुक में थेरी दी उससे ज्यादा इतना तो पढ़ लो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ये भी नहीं पढ़ोगे तो क्या। और हर चीज में ऐसी आदत मत लगाओ, मेमोरी टेक्निक एंड चार्ट एंड उसमें भी ये कुछ चीजें तो आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय C&F एजेंट। C&F एजेंट मतलब लिख दो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट अरविंद, लिमिट में रहो बेटा। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछना और उस पर टाइम पास करना, ऐसा मत करो, छोड़ दो तो छोड़ दो फिर। यहाँ पे डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है, आखिरी लेक्चर में नाराज मत करो यार। और ये तो नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, तो इस पे तो 2-3 मार्क का आएगा ही आएगा, आएगा ही, क्योंकि आपके अटेम्प्ट के लिए नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, 2-3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। अब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स क्या होता है, ये क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं, जैसे मारुति के, ओके, फैक्ट्री से माल उठाते, क्लियर करते हैं और उनके सारे कस्टमर को बांटते हैं। ओके, पूरा पूरा मेंटेन करके देते हैं आपको, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ माल बनाओ, आपका माल उठाया जाएगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर किसको किसको देना है ये बता दो, और सारे उनके बायर को माल पहुंचा दिया जाता है। उनको कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है, उसको कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब समझ लो मारुति उद्योग लिमिटेड है, इनके कार उठाते हैं, जो इनके दुनिया पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर में कार पहुंचा देते हैं, पूरा मैनेजमेंट ये करते हैं, उनको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहा जाता है। तो अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा तो वो सिचुएशन में वो प्रॉपर ओके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जो जो गुड्स उसने हैंडल किया, एंड प्रोड्यूस द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ये 5 केसेस है जहां कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। चलो, कौन कौन सी केसेस है मेरे साथ बताओ। एजेंट, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ एक्स्ट्रा, ये तो ऑलरेडी मैंने समराइज करके दे दिया है आपको, या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होगा तो ये यहाँ पे, और लास्ट C&F एजेंट, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा। ओके, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, तो वो क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है इस तरह से यहाँ हैंडल होगा। चलो 1 मिनट, कोई टाइम पास मत करो बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना, ये तो हुए आपके बेसिक रिकॉर्ड और ये एडिशनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो लेकिन आपके वेयर हाउस में गुड्स रखा जा रहा है विदाउट टैक्स, या आप ट्रांसपोर्टर हो, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है। सबसे पहले देखते हैं, ओके, ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस कीपर, ठीक है, ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस कीपर, आपकी क्या जिम्मेदारी है। समझ लो गोडाउन कीपर और वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास GST नंबर है। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसके वेयर हाउस में अगर गुड्स रखा गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसे यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके, ख्याल रहे, अगर वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वेयर हाउस कीपर अनरजिस्टर्ड है तो उसे एक स्पेशल नंबर लेना पड़ता है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। तो वो अपने वेयर हाउस में ऐसे गुड्स रख सकता है जिसके ऊपर GST नहीं दिया गया हो, क्योंकि अभी तक वो सप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो वो क्या कहते हैं। shall maintain a record of the consignor, consignee and other relevant details of the goods as such may be prescribed.
मतलब ये वेयर हाउस कीपर जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे जिसमें कंसाइनर कौन है, किसका माल है, किसको देना है, और अदर डिटेल जो नीचे दी गई है, अदर डिटेल जो नीचे दी गई है, इनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स वेयर हाउस कीपर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कौन सी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन अ वेयर हाउस। तो कितने पीरियड तक वो गुड्स वेयर हाउस में रहेगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट एंड रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। कितना गुड्स डिस्पैच हुआ, कितना गुड्स रिसीव हुआ, कितना गुड्स डिस्पोज हुआ, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये हर कंसाइनर और कंसाइनी वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, हर कंसाइनर और कंसाइनी वाइज इनको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, वेयर हाउस कीपर करता क्या है यार, एरी से ज्यादा इमेजिन करो। गुड्स आता है, हर कंसाइनर का गुड्स आता है, कितना गुड्स आया, कितना मूव हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ, कितने पीरियड तक वेयर हाउस में रहेगा, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, दैट्स ऑल। ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद में स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज और ओनर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन डिमांड। अब वो क्या करेंगे कि जब वेयरहाउस में गुड्स को अरेंज करेंगे, इमेजिन द वेयरहाउस में गुड्स को अरेंज करेंगे तो बराबर आइटम वाइज अरेंज करना पड़ेगा, हर आइटम प्रॉपर सही जगह, सारे एक टाइप के आइटम्स अलग सेक्शन में रखने पड़ेंगे। ओनर वाइज अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा तो वो ऐसा नहीं बोल सकता ये गुड्स यहाँ रखा गया, वो गुड्स वहां रखा गया, ऐसा नहीं बोल सकता। उसको आइटम वाइज और ओनर वाइज वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को क्या लाइबिलिटी है, अगर वो रजिस्टर्ड होगा और अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड होगा तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। ओके, अनरजिस्टर्ड होगा तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। ओके, और वो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है जिसके ऊपर जीएसटी ना दिया हो। अब ट्रांसपोर्टर को क्या जिम्मेदारियां हैं, shall maintain the records of the consignor, consignee and other relevant details of the goods in such a manner as prescribed. ओके, तो ये जो है, देखो मैं आपको बता दूं, थ्योरी है, इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, ना मेरी बात सुन रहे हो, ना यहाँ पे ओके मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट टाइम पास कर रहे हैं, ना अभी मेरी बात सुन रहे हैं, और बाद में पढ़ने में उतना ही टाइम वेस्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान दे दिया तो मेरे साथ ही हो जाएगा ना। नहीं तो फिर एक काम करो, लेक्चर रोक दो, अभी क्यों टाइम वेस्ट, रोक दो, बाद में फ्रेश मूड में देख लेना, क्यों टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में कंसाइनर और कंसाइनी, ओके, ट्रांसपोर्टर को भी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कौन से कंसाइनर का गुड्स लेके जा रहा है, किसके लिए लेके जा रहा है, कंसाइनी के लिए, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा, also such records as mentioned in rule shall maintain the records of goods transported, delivered, goods stored in a transit by him along with, मतलब इनको पूरे रिकॉर्ड्स के कौन से गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसको किसको डिलीवर्ड किए उसके रिकॉर्ड्स, इन बिटवीन ट्रांजिट में स्टोर किए होंगे तो उसके रिकॉर्ड्स। दूसरा, ओके, जीएसटी ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर द ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, और जो कंसाइनर और कंसाइनी उनके जीएसटी नंबर भी उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी किसी ट्रांसपोर्टर का ट्रक रास्ते में पकड़ा गया तो वो ट्रक के पास ये सारे रिकॉर्ड्स डिटेल होनी चाहिए, कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसको डिलीवर्ड होने वाला है, कहाँ स्टोर किया हुआ है, सप्लायर का जीएसटी क्या है, रिसिपिएंट का जीएसटी क्या है, वो ट्रांसपोर्टर के पास ये रिकॉर्ड होने चाहिए। और नेक्स्ट, इफ ट्रांसपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी में अप्लाई फॉर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर फॉर ईडब्ल्यूबी, ईडब्ल्यूबी मतलब लिख दो ई वे बिल, ई वे बिल, ये मैं आपको ये वाला पॉइंट मैं ई वे बिल में पढ़ाऊंगा। ओके, ई वे बिल में उसको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये तो देखा हमने, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो किस टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके, जनरल रिकॉर्ड्स तो याद करके जाना, एटलीस्ट जनरल रिकॉर्ड याद करके जाना। स्पेशल रिकॉर्ड एजेंट एक इंपॉर्टेंट है जिसका याद करके जाना। तो स्पेशल रिकॉर्ड्स में आपको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आपका वेयरहाउस है, आप रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड हो तो आपके वेयरहाउस के लिए आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और इस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आपको यूनिक, अनरजिस्टर्ड हो तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और इस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने जाना पड़ेगा। इतना एक पेज तो भी अच्छे से लर्न करके जाना। नाउ अब लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। ओके, आप जो अकाउंट मेंटेन करोगे, नीचे आ जाओ, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगे, यानी आप टैली में, कंप्यूटर में ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो।
जिसका आपको प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। रिकॉर्ड टू बी प्रोड्यूस टू ऑफिसर ऑन डिमांड अलॉन्ग विथ फाइल एंड पासवर्ड। जब भी ऑफिसर मांगेगा तो आपको उसका फाइल और पासवर्ड देना पड़ेगा। नो एंट्री टू बी इरेज और रिटर्न। रिकॉर्ड में ऐसी स्क्रैचेस वगैरह इरेज नहीं होना चाहिए। एंड आपके रिकॉर्ड सीरियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड के बारे में आपको ख्याल रखना है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, बैकअप प्रॉपर हो। अगर उसको कोई पासवर्ड फाइल होगा तो ऑफिसर को प्रोवाइड करो। अगर रिकॉर्ड में मैनुअल हो गए तो इरेज और ऑन और रिटर्न नहीं होने चाहिए और सीरियली नंबर होने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ओके आपको पढ़ के जाना है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप ऊपर दिए गए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाए तो नॉन अकाउंटेड गुड्स एंड सर्विस रिगार्डेड एज अ डीम सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयर ऑन। प्रॉपर बैकअप मतलब नालायक हार्ड डिस्क पे बैकअप रखना चाहिए या सर्वर पे बैकअप रखना चाहिए। इतना नहीं समझ में आता है? बैकअप रखना चाहिए मतलब हार्ड डिस्क पे सर्वर पे बैकअप रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे चलिए, तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए तो जो गुड्स रिकॉर्ड्स में नहीं ऐड किए हैं वो सप्लाई माना जाएगा, टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी लगेगी। और सेक्शन 73 74 अप्लाई होगा जिसके अंडर में आपको पेनल्टी लगेगी। ओके, लास्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। सर रिकॉर्ड्स कितने दिन तक संभाल के रखने पड़ेंगे? ओके, रिकॉर्ड्स कितने दिन तक संभाल के रखने पड़ेंगे? तो आपको टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। आपका अब देखो, आपको कितने दिन तक संभाल के रखना है? समझ लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 24। आपका एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 24। तो वहां से 72 मंथ्स, यानी जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का डेट होगा, ड्यू डेट होगा, ओके 31 दिसंबर, वहां से 72 मंथ्स तक आपको इस फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। मतलब लगभग 6 ईयर्स, 6 साल तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ सकते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बराबर पढ़ के जाना। टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। उसके बाद में इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील, रिवीजन, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ। अगर आपने कोई अपील फाइल की होगी या रिवीजन होगा तो रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 ईयर ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील या 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न व्हिच इज लेटर। हाँ, अगर आपने अपील फाइल की होगी तो जिस दिन अपील का डिसीजन आया उसके बाद 1 ईयर या 72 मंथ्स व्हिच एवर इज लेटर। मतलब ये हुआ कि आप मतलब आपके अगर 72 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे और उसके पहले आपने अपील फाइल की होगी तो फिर पूरे 72 मंथ संभाल के रखना पड़ेगा। या फिर 72 मंथ्स फाइल कंप्लीट हो गए होंगे और आपका अपील का डिसीजन आया होगा, तो जिस दिन अपील का डिसीजन आया और आपको 1 ईयर, और आपको 1 ईयर जिस दिन डिसीजन आया वहां से 1 ईयर एक्स्ट्रा और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आपके अगर 72 मंथ्स या 1 ईयर विच एवर इज लेटर होगा, ओके, वो आपको तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो भाई ये लर्न करके जाना है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर होता है यहाँ पे। और ये चैप्टर जो है रजिस्टर पर्सन, ओके, वेयर हाउस कीपर को, तो ये चैप्टर चार्ट से ही पढ़ना है। नॉर्मल रिकॉर्ड्स एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाएगा। नॉर्मल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, स्पेशल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, वेयर हाउस कीपर को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ट्रांसपोर्टर को कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कितने साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस तरह से हमने ये चैप्टर देखा और ये चैप्टर था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो चार्ट फॉर्म में हमने देखा। यस और नो, अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आएगा और ये चार्ट देख के मजा आया होगा तो MZ टाइप करो। भाई साहब जब थेरी पढ़ोगा ना तो आप बोलोगे सर आपने चार्ट बना के थैंक यू अच्छा किया। ओके, थेरी बोर नहीं होगी क्योंकि अब देखो चार्ट से हो गया, मैपिंग बन गया। अब थेरी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चार्ट इनफ है। चलो यहाँ पे